नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तर्कश। आज हमारे साथ चर्चित हस्ती हैं श्री नरेश अग्रवाल, राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तर्कश कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको कोई समझ नहीं पाया है। आखिर आपका जो राजनीतिक चिंतन है, आपकी राजनीतिक विचारधारा है, वो क्या है? देखिए, हमें जो कुछ समझाना जनता को समझाना है, और मैंने जनता को समझाया भी, एक जनता का विश्वास भी जीता। आज उसी विश्वास का कारण है कि हम जहां पर बैठे हैं वो उसी जनता के विश्वास के कारण बैठे हैं जी। मैंने हरदम जो कहा उसको किया। राजनीति में बहुत से लोगों के लिए कहा जाता है कि सत्य नहीं बोलते हैं। ज्यादातर राजनीतिक व्यक्तियों की जनता की धारणा रहती है कि राजनीतिक व्यक्ति जो है जो कहता है वो करता नहीं। लेकिन हमने इस धारणा को बदला। हमने कहा हम जो कहेंगे वही करेंगे, जो नहीं कर सकते उसको साफ मना कर देंगे। और साफ गोई भी, और जो साफ बोलना, स्पष्ट वक्ता भी हमारा जनता को बहुत पसंद आया। अब यही अगर हमारी सफलता का राज है तो लोग कहते हैं नरेश जी को नहीं समझ पाए, लेकिन हमको लोग इसमें नहीं समझ पाए कि हम सीधे जनता से जुड़े हैं। आज राजनीति में गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों पर राजनीतिक लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, जमीनी लोगों पर कम विश्वास करते हैं, और जो जनता के बीच में नहीं रहेगा वो सत्यता को जान नहीं सकता है। इस मारे वो सफल नहीं हो सकते, वो उनको चाटुकार के तरीके से कहते हैं। लेकिन मैं चूंकि जनता से जुड़ा हूँ, एक एक पल की खबर रखता हूँ, जनता की निगाह क्या है, इस बारे में सफल रहता हूँ। लोग कहते हैं नरेश को समझ नहीं पाया, मेरे को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपने जनता से जुड़ करके राजनीति की, आपने अपना प्रदेश में एक कद बनाया, देश में एक कद बनाया राजनीति। आपने तमाम दलों के साथ जुड़ करके सियासत की है। कांग्रेस, फिर आपने अलग लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाई, बसपा में भी आप रहे, समाजवादी पार्टी। किस दल की विचारधारा को आप अपने सबसे करीब पाते हैं? नहीं, देखिए, मैं बचपन से कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे बाबा, मेरे पिताजी, मैंने भी कांग्रेस से राजनीति की। लेकिन जिस तरीके से जातिगत आधार पर कांग्रेस में हमारे साथ नाइंसाफी हुई, लोग कहते हैं नरेश ने दल बहुत बदले, लेकिन परिस्थितियों को भी देखें नरेश के साथ क्या हुआ। मैं 80 में चुना गया कांग्रेस से, 84 मेरा टिकट काट दिया। कि मैंने पूछा कारण, कहने कोई कारण नहीं। एक महिला से प्रेम था एक नेता को, उन्होंने उनको टिकट दे दिया। 89 में फिर मुझको कांग्रेस से टिकट मना कर दिया गया। मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, फिर मैं कांग्रेस में ही गया। कांग्रेस में 91 जीता, 93 जीता, 96 में जीतने के बाद 34 एमएलए में 22 एमएलए हमारे साथ। मैं कह रहा हूं कि मुझको सीएलपी लीडर बनाया जाए। सारे एमएलए कह रहे हैं, लेकिन हाईकमांड कह रहे नहीं, तुम वैश्य जात में पैदा हुए, इसमें तुमको नहीं बच सकते, कांग्रेस में ये स्वीकार नहीं है। तो मुझको विवश होकर रिवोल्ट करना पड़ा, लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाई। मुलायम सिंह जी को इस हमारे मैं अपना नेता मानता हूं कि उन्होंने मेरे इन सब गुण को परखा। मुलायम सिंह भी स्वयं निर्णय लेने वाले हैं, हर वक्त तुरंत निर्णय लेते हैं। वो जानते हैं किस वक्त की क्या आवश्यकता है, किस टाइप का व्यक्ति है, और उन जंक्शनों पे उन्होंने मेरा साथ दिया। तो मैं ऐसा नहीं, मैं कई बसपा में जब मैं गया था, अमर सिंह की मजबूरी में गया था। अमर सिंह ने बिल्कुल इस कगार पे मुझको खड़ा कर दिया था। नेताजी अमर सिंह के बिल्कुल मुंहपोश पे बंधे हुए थे। जो अमर सिंह कहते हैं नेताजी काट ही नहीं पाते, तो अमर सिंह ने धमकी दे दी, तुमको पार्टी से निकाल दूंगा। जिसको चाहा अमर सिंह ने निकाल ही दिया था। तो मैंने कहा जब पार्टी से निकाल ही रहे तो अपना रास्ता मैं खुद ही सोच लूं। मैं बहुजन समाज पार्टी में गया, लेकिन वो दिन मेरे जीवन के सबसे, मैं कहूँगा, बुरे दिन थे, कठिन दिन थे, या राजनीतिक एक तरीके से स्वतंत्रता को रोकने वाले दिन थे। लेकिन तजुर्बा हुआ, अब मैं फिर नेताजी के साथ लौट गया। तो कोई मैंने बहुत दल को बदले हों, लेकिन मैं स्पष्ट बोलता था, चापलूसी नहीं करता था, नेताओं की गणेश परिक्रमा नहीं करता था। ये नेताओं को पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि ये एक स्वतंत्र विचार वाला व्यक्ति आए जो हर बात को कह दे। इस बारे मेरे साथ भी ये हुआ, और निर्णय लिया तो बोल्डनेस से लिया और अपनी जनता की इच्छा से लिया। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि वैश्य होने के नाते सीएलपी का मुझे नेता नहीं चुना गया। एक दौर था, चंद्रभानु गुप्ता जी थे, बाबू बनारसी दास थे, लेकिन उसके बाद वैसा दौर लौटा नहीं उत्तर प्रदेश में। आज तक कोई उस तरह की लीडरशिप वैश्य समाज से सामने नहीं आई। क्या वजह है इसकी? जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी, तो आप देखिए देश की आजादी की लड़ाई में वैश्य और ब्राह्मण दो का बहुत बड़ा योगदान था पूरी लड़ाई में। गांधी जी, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में वैश्य समाज जुटा हुआ था।
पंडित नेहरू के परिवार के साथ वैश्य ब्राह्मण समाज जुटा था, बाकी भी और समाज भी आए, लेकिन इन दो ने खुला किया। वैश्य समाज जेल में भी गया, लेकिन मीडिया के माध्यम से सब लोगों को परिचय देके धन उपलब्ध कराना फ्रीडम फाइटर्स को, ये काम वैश्य समाज ने किया था और लगातार करते आ रहे हैं। आज भी करते हैं। आज भी सारी पार्टियों को करके धन उपलब्ध कराता, वैश्य समाज उपलब्ध कराता। देश की अर्थव्यवस्था को संभालता है तो वैश्य समाज ही संभालता है। धीरे धीरे कांग्रेस में कॉन्स्पिरेसी हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि वैश्य समाज धन से भी संपन्न है, बुद्धि से भी संपन्न है और निर्णय लेने में भी संपन्न है। तो वैश्य समाज को धीरे धीरे कांग्रेस से अलग किया गया। उसके शिकार सीबी गुप्ता जी भी हुए, कामराज प्लान को जो लागू किया मोहनलाल सुखाड़िया जी भी उसका हुए, तमाम वैश्य लीडर उसके हुए। नए जमाने में उत्तर प्रदेश में वैश्य लीडर सबसे ज्यादा थे। पाव बनारसी दास थे, जैन साहब थे, तमाम रामूर्ति जी थे, एक तरीके से बहुत से वैश्य नेता थे। धीरे धीरे कांग्रेस में वैश्यों को कांग्रेस से अलग किया गया, ये जान के कि अगर ये संपन्न बने रहे, ये पदों पर रहे, तो हो सकता राजनीतिक खतरा हमारे लिए उत्पन्न हो। उसी का शिकार मुझे भी होना पड़ा, क्योंकि मैं तेज था, तुरंत निर्णय लेता था, एक क्षमता थी, मास फॉलोइंग थी। कांग्रेस के नेताओं को पसंद नहीं थी, उनको चाहिए था गणेश परिक्रमा वाला, जिसका आधार न हो, जो नेताओं के आधार पर जिंदा रहे। तो उसी तो आपको लगता है कि पवन बंसल जी के साथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ है? क्योंकि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है और उनके खिलाफ हो सकता है पवन जी के भी साथ ऐसा हुआ हो, मैं इसको नहीं मानता। और मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत से कांग्रेस नेता का सब पाक साफ का सिर्फ पवन बंसल ही सबसे बेईमान उनको दिखाई दिए। और मैं बहुत चीजें नहीं कुदेर के कहना चाहता हूँ, राजनीति में कुछ चीजें ऐसी थी जिसको बहुत साफ नहीं कहा जाता, लेकिन हुआ उनके साथ भी नहीं। तो उत्तर प्रदेश में वैश्य समाज का बड़ा चेहरा आपके हिसाब से कौन है और कौन होने जा रहा है? देखिए, तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो वैश्य समाज ही कह सकता है। लेकिन मैंने कोशिश की अपने समाज को राजनीति में भी जिंदा करने में, सामाजिक रूप से भी जिंदा करने में, और उनको व्यापारिक रूप से। देखिए, वैश्य समाज को दो चीजें चाहिए, एक तो सम्मान चाहिए, दूसरा सुरक्षा चाहिए। दो ही चीजें वैश्य समाज चाहता है। हमने उसमें तीसरी चीज जोड़ी कि नहीं, राजनीतिक शक्ति भी आप लीजिए। अगर राजनीतिक शक्ति आप लेंगे तो सम्मान और सुरक्षा अपने आप आपको मिल जाएगी। वैश्य समाज को समझ में आया, हमने कहा चाहे राजनीति की पहली सीढ़ी पे चढ़ो, यानी नगर पालिका में आओ, ब्लॉकों में आओ, सभासद बनो, एक शुरुआत तो करो। अब मुझे खुशी है आज वैश्य समाज राजनीतिक रूप से भी सक्रिय होगा। जिस वैश्य समाज को व्यापारी समझकर सभी राजनीतिक दल काला धन का व्यापारी कहते थे, चोर कहते थे, उन व्यापारियों की आज सारे दलों को जरूरत हो गई है। मैं इसके लिए अपने आप को बड़ा सफल मानता हूं और मैं कहता हूं इस सफलता के लिए बहुत कुछ योगदान मेरा भी रहा। जैसे आप देखते हैं कि तमाम बड़े वैश्य नेता आप हैं, अखिलेश दास जी हैं, कंचन साहब हैं और भी लोग हैं। तो ये जो राजनीति है, ये अलग अलग दलों में बट के अलग अलग, ये एक दल पे आने में क्यों गुरेज, एक मंच पे आने पे क्यों गुरेज करते हैं? ऐसा नहीं, हम लोग अपने समाज के मीटिंगों में एक मंच पे भी रहते हैं, कोई हमारा नहीं है। हर एक की अपनी अपनी विचारधारा है। आज सभी जातियां सभी दलों में है, कौन ऐसी जाति है जो किस दल में नहीं है? हमें तो आता मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी में, जो कहा जाता है मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल विरोध में 36 का रिश्ता है, तो तमाम मुख्तार नकवी साहब हैं, तमाम भी मुस्लिम लीडर भी भाजपा में। तो आज सभी जाति सभी दलों में है। ये नहीं कह सकता एक जाति का कोई दल है, और एक जाति का दल सफल भी नहीं सकता। जब तक सभी जातियां नहीं मिलेंगी तब तक राजनीति सफलता भी नहीं पाई जा सकती। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो नरेश अग्रवाल जी से चर्चा करेंगे कि मोदी की जो आंधी चली है उससे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किस तरीके से मुकाबला करेगी।